ऑडिट टू राम नगरी में गोरख धंधा। अब आप पन्ने पलट लीजिए और फिर हम और आप लोग बात कर लेंगे। बांटिए सबको। नहीं, आपको नहीं चाहिए, आपको सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप जो हम कहेंगे वही रट सकते हो। तुम्हें बीजेपी के नहीं पता अंधे भक्त कैसे होते हैं, आपको भी अंधा भक्त बनना पड़ेगा। एक गोरखपुर वाले तुम आओ, प्रत्याशी तो रहे हो, इधर आ जाओ आगे। हाँ नहीं, गोरखपुर प्रत्याशी जो रहे, आप आना चाहते हो तो आप भी आए, और लोग नहीं आएंगे, केवल 2 लोग आएंगे। आ जाओ, आ जाओ, यही आ जाने, आ जाने। और ये जो हमारा प्रजापति है जिसने सब आंकड़े ठीक किए, केवल प्रजापति, और बगल में जो बैठे हैं उनके, उन्हें भी ले आओ बस। अब वहीं बैठना। हाँ आइए आइए, मिल गया कागज सबको। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। फ्रांस में आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता पर दुनिया की नजर। पश्चिमी एशिया संकट, ट्रेड डील समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। लखनऊ में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, बोले 2017 से पहले कानून व्यवस्था बदहाल थी, पहले की सरकार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी। लखनऊ में सपा कार्यालय में ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक, विधायक, सांसद और पूर्व सांसद हुए शामिल। ब्राह्मण समाज के लिए समाजवादी पार्टी का नया रोड मैप तैयार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का वाराणसी का दौरा, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण में लिया हिस्सा। विकसित भारत संकल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन। और गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा, बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की दुखद मौत की खबर, 26 लोग घायल। घटना के बाद इलाके में लंबा जाम लगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जो यहां खतरे में सियासी गेम है, समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रेम है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव ब्राह्मण वोट के इर्द गिर्द घूमने वाला है क्या? आगे बताऊंगा क्यों। सवाल नंबर 2 कि क्या समाजवादी पार्टी को आखिरकार यह एहसास हो गया है कि केवल MY समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचना अब आसान नहीं है, बल्कि बहुत क्लिष्ट हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। क्या यही वजह है, खास करके बंगाल चुनाव के बाद सपा को एहसास हुआ है? क्या यही वजह है कि अब सपा को ब्राह्मण सम्मेलन याद आने लगे हैं, जनेश्वर मिश्र की जयंती याद आने लगी है, और जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने ब्राह्मण नेताओं की बैठकें बुलाई जा रही हैं और ब्राह्मण सम्मान की बातें कही जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समाजवादी पार्टी पर वर्षों तक जातिवाद, तुष्टीकरण और एक खास वोट बैंक यानी कि MY समीकरण, इस खास वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, क्या वही पार्टी, वही समाजवादी पार्टी आज ब्राह्मण समाज का भरोसा जीत पाएगी इस हाल में, इस परिस्थिति में? दरअसल लखनऊ में सपा मुख्यालय में ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक हुई। दावा किया जा रहा है कि भाजपा से ब्राह्मण समाज नाराज है। अभी जिस समय हम ये डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सुना भी रहे थे। दावा किया जा रहा है सपा की तरफ से
कि भाजपा से ब्राह्मण समाज नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है यूपी में, और 2027 में नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है, सपा की सरकार ब्राह्मण लाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यूपी का ब्राह्मण क्या सोचता है, ब्राह्मण समुदाय क्या सोच रहा है? अगर पिछले एक दशक की राजनीति पर आप नजर डालेंगे तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। तस्वीर कैसी? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप, महाकुंभ की तैयारियां, सनातन परंपराओं को लेकर के सरकार की सक्रियता, ये सब बीजेपी तो सक्रिय रही इसमें। ये ब्राह्मणों से परे थोड़ी है। ब्राह्मण समाज को संगठन और सरकार में प्रतिनिधित्व भी बीजेपी ने दी है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार में आप मनोज पांडे को शामिल किया गया, आपने देखा, वो भी सपा के थे। इन सब के बीच क्या ब्राह्मण समाज भाजपा से दूर जा रहा है क्या वास्तव में? समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है, इस दावे में कितना दम है? या फिर जो समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रही है, केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? सपा कह रही है कि ब्राह्मण नाराज हैं, भाजपा कह रही है कि ये सिर्फ चुनौती अवसरवाद है, ये अवसरवादी राजनीति है कि ब्राह्मणों को इस बार साथ लो, ये इन प्रकार कैसे भी करके ब्राह्मणों को साथ लाओ, सरकार बनो। सवाल यह भी है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब क्या उसने वास्तव में सभी वर्गों को समान भागीदारी दी थी, ब्राह्मणों को खास करके? क्या उस दौर की राजनीति को ब्राह्मण समाज भूल चुका है क्या कानून व्यवस्था, परिवारवाद और जातीय वर्चस्व के आरोप अब जनता के जहन से मिट गए हैं और सबको भुलाने की कोशिश की जा रही है? उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर तो नहीं है, और अगर सपा की रणनीति इतनी ही मजबूत है तो फिर उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर के नए सामाजिक गठजोड़ की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों एमओआई बनाना पड़ रहा है? क्यों पीडीए बनाना पड़ गया? पीडीए के बाद एटीएम क्यों? और अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश। आज की बहस सर ब्राह्मण सम्मेलन की नहीं है कि ब्राह्मण सम्मेलन, और ब्राह्मण सम्मेलन तो सभी पार्टियां करती हैं, अपने अपने तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। आज की बस उस राजनीतिक संदेश की है जो 2027 से पहले दिया जा रहा है। क्या यह सपा का नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल है या फिर भाजपा के मजबूत जनाधार को चुनौती देने की एक कोशिश पर है? क्या ब्राह्मण समाज वास्तव में सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है या फिर अभी भी भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है? क्या पीडीए और सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग भाजपा के हिंदुत्व मॉडल के सामने टिक पाएगा? इन्हीं सवालों पर आज हम सबसे बड़ी बहस करेंगे, क्योंकि 2027 चुनाव अभी उतना भी दूर नहीं है, लेकिन राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और हर दल को, हर पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। और खास करके उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण करीब 115 सीटों पर अपना वर्चस्व रखता है और 12 जिलों में 115 सीटों पर ब्राह्मणों का अच्छी खासी में हम कह सकते हैं अच्छी खासा प्रभाव है। आइए इसी पर बहस करते हैं, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टियों के मन में ब्राह्मणों को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। मेहमानों से परिचय करा दूं। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं आपसे पंकज पांडे जी हमारे साथ रोजाना की तरह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। पंकज पांडे जी का बहुत स्वागत है सर आपका। तापस पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता तापस पाल जी का बहुत स्वागत। जितेंद्र सिंह मल्ली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जितेंद्र सिंह मल्ली जी का बहुत स्वागत। मैं सवालों की शुरुआत के साथ सबसे पहले पंकज पांडे जी से ही करूंगा। मैं पंकज पांडे जी, ये क्या हो रहा है? पीडीए की राजनीति से अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अब ब्राह्मणों को बुलाइए, और अब एक बार फिर से वही नारा गूंज रहा है जो एक बार बहुजन समाज पार्टी पहले कहा करती थी कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी लखनऊ जाएगा, दिल्ली जाएगा। ये अचानक से ये शिफ्ट क्यों समाजवादी पार्टी? क्या समाजवादी पार्टी को लग गया कि पीडीए और जो हम समीकरण बना रहे हैं, एमओआई समीकरण, उससे काम नहीं चलने वाला? देखिए कीर्तिमान जी, बिहार और बंगाल के जो चुनाव परिणाम रहे जी, इसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत जबरदस्त तरीके से एक तरह की चेतावनी दिया है
तो प्राप्त हिंदुत्व जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, उसकी ओर निश्चित रूप से जाने का प्रयास है। देखिए, समाजवादी पार्टी से कभी भी हम गाय, सनातन और ब्राह्मण की बात नहीं सुनते थे, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के उच्च स्तरीय नेता हों या उनके प्रवक्ता हों या निचले स्तर पर भी देख रहे हैं कि वो बातें जो है वो गाय की भी हो रही है, सनातन की भी हो रही है और ब्राह्मण की भी हो रही है। और समाजवादी पार्टी में जो भी ब्राह्मण नेता हैं उन सबको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है अपने वर्ग को प्रभावित करें, उनकी तरफ उनके पक्ष की बातें करें, उनको ये बताएं कि वो किस तरह से पीड़ित और प्रताड़ित हैं और हम उनके साथ हैं। तो एक प्रयास है। इन सारे प्रयासों के मूल में जो है वो ये है कि अखिलेश यादव जी को अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका है कि पीडीए जो है वो वास्तव में 2024 में चला, इस बार चलेगा कि नहीं चलेगा संदेह के घेरे में है। और पूरी कवायद जो है वो 2 से 3% वोट परसेंटेज को बढ़ाने की। हाँ। अब वो 2 से 3% वोट बढ़ेगा कहाँ से, कैसे? तो इसी तरह से बढ़ेगा। और ब्राह्मण को इसलिए टारगेट में लिया क्योंकि लगातार एक नैरेटिव बनाया गया, एक चर्चा की गई अखिलेश यादव जी के द्वारा भी की गई और मायावती जी के द्वारा भी की गई कि वो चर्चा ये थी कि ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अब नाराज क्यों है? हाँ। इसके कारण भी हैं। देखिए, कुछ कारण सामने आए, जैसे कि एक यूजीसी वाला प्रकरण था। हाँ। दूसरा प्रकरण था जिसमें विकास दुबे वाला एनकाउंटर। आचार्य जी हैं। हाँ। विकास दुबे के एनकाउंटर को बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण नहीं माना जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बुलाया जी, समाजवादी पार्टी तो चर्चा करेगी ही, उसको करना भी चाहिए, विपक्षी पार्टी है। हाँ। लेकिन ब्राह्मण समाज को एक ये बात बार बार बताई गई कि उत्तर प्रदेश में जो भी एनकाउंटर हुए उसमें जो बड़ी संख्या थी वो ब्राह्मण समाज के लोगों की। लेकिन ब्राह्मण समाज इतना नादान तो है नहीं कि वो अपराधियों की जाति देखेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। हाँ। अब मैं अपने मूल बात पर आ जाता हूँ। निश्चित रूप से वो ये है कि देखिए, सबसे जो मुख्य कवायद है वो ये है कि किसी भी तरीके से 2 से 3% वोट बढ़ाया जाए और जो सॉफ्ट टारगेट दिख रहा है और जिसके लिए काफी प्रयास भी किए गए पहले से, वो ब्राह्मण समाज है। क्योंकि ब्राह्मण समाज की नाराजगी की बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा हुई, बार बार अखिलेश यादव जी चर्चा करते हैं। यद्यपि कोई मामला ऐसा होता है कि उसमें कोई कथावाचक होते हैं महोदय, उनका आचरण ठीक नहीं होता है, जो यजमान होते हैं वो ब्राह्मण महोदय होते हैं, आपस में विवाद हो जाता है तो अखिलेश यादव को जल्दबाजी रहती है। अखिलेश यादव जी को वो लखनऊ बुलाकर सम्मान करने लगते हैं जो यादव समाज के कथावाचक होते हैं। तो ये सब चीजें भी जल्दबाजी में चलती रहती है। लेकिन अब जो इस समय चुनाव जैसे पास हो रहे हैं तो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना, तो हाँ, वोट परसेंटेज, क्योंकि अखिलेश यादव को लग गया है कि भाई 13% आबादी है, जो हम भी आंकड़े दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 13% है और 13% अगर शिफ्ट हो जाते हैं, न भी 13% शिफ्ट हो, अगर इसमें भी बंटवारा हो जाता है, मान लीजिए अगर 6-7% वोट भी शिफ्ट होता है तो किंग मेकर की भूमिका में तो ब्राह्मण ही होगा। तो ये अखिलेश यादव को लग गया है। मैं उसके मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैं 6-7% की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि 2-3-4% भी बढ़। चलिए मान लीजिए, हाँ बिल्कुल, तभी भी किंग मेकर की भूमिका में, ब्राह्मण हो जाएगा। मैं तपोष पाल जी से एक इनिशियल कमेंट लूं। निश्चित रूप से। बिल्कुल, तपोष पाल जी, क्या ये समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है, तपोष पाल जी, वाकई ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से? क्या सर आप लोगों से नाराज है? ब्राह्मण नाराज क्यों है? हम तो देख रहे हैं 17-22 में भाजपा के साथ मजबूती से ब्राह्मण खड़ा रहा। अरे भाई, 115 सीटों पर ब्राह्मणों का प्रभाव है उत्तर प्रदेश में। क्या यह अवसरवादी राजनीति है समाजवादी पार्टी की, या फिर आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण आपके साथ इंटैक्ट है, ब्राह्मण वोटर? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंचालक, दूरदर्शी विचारक एवं सामाजिक समरसता के अग्रदूत परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के पुण्यतिथि पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है, उनको भी सत नमन।
और जीजाबाई जी की पुण्यतिथि है, उनको भी सादर वंदन। स्वागत। देखिए ये ब्राह्मण सम्मेलन जो ये कर रहे हैं ना, तो इनको इस समय 4 चीजें बहुत तेजी से वायरल हैं, इसका जवाब देना चाहिए इनको। नंबर 1 है कि 2004 में नीरज मिश्रा की जो हत्याकांड में ये शामिल थे और इनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे, और इसमें और आज तक ये भी मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीरज मिश्रा के परिवार को कभी कोई न्याय नहीं मिला, उनके कटा हुआ सर आज तक नहीं मिला, और वो बूथ एजेंट थे और ये अखिलेश यादव बूथ कैप्चरिंग करने गए थे। तो नीरज मिश्रा की जो हत्या की गई उसके लिए सबसे पहले तो सार्वजनिक रूप से इनको माफी मांगनी चाहिए, अगर ये ब्राह्मणों की बात करते हैं। दूसरे हैं नृपेंद्र मिश्रा, आपको तो मिल जाएंगे सारे सपा प्रवक्ता एक लाइन से यही कहेंगे कि राम भक्तों पे नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई, जबकि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव। और नृपेंद्र मिश्रा एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कंधे पे ये पूरी के पूरे दावेदारी करके वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा अगर दोषी थे तो इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं इनको जेल में डाल दिया? उसके बाद ये भी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं जेल में डाल दिया इनको? आज सस्ती राजनीति ब्राह्मणों के कंधे का यूज करके नृपेंद्र मिश्रा को स्केप गोट बनाने की जो कोशिश कर रही है सपा, आज इनसे ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तीसरी चीज मैं बताता हूं कि ये एक बाबा का वीडियो ये जो है बहुत घूम रहा है, उसमें साफ तौर पे इन्होंने एक सन्यासी सामने से थे, कहे बाबा सामने से हटो, मौलाना को आने दो, और फिर मौलाना माला लेके आए, वो माला पहन ली। तो देखिए ये सारी चीजें इनको ये बताता है कि ये जो ब्राह्मण सम्मेलन ये कर रहे हैं, इनके मन में कुछ ब्राह्मणों के लिए रिस्पेक्ट या ऐसा कुछ नहीं है, केवल नाटक और अपना इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे केवल वोट बैंक बढ़ जाए। ठीक है, अगर ये सही में ब्राह्मणों के प्रति संवेदनशील होते तो ब्राह्मणों का सम्मान करते, ब्राह्मणों को आगे रखते। अच्छा, इनकी राजनीतिक मजबूरी बनी हुई है केवल ब्राह्मण सम्मेलन, चूंकि ये पीडीए बोल दिए और उसके बाद वहां पे कोई कहीं से पीडीए, आज डेली जो है ये पीडीए का डेफिनेशन बदलते हैं। MOI उसमें वो पीडीए में ए में कहते हैं कि पीडीए का डेफिनेशन ही नहीं मालूम, उसमें सवर्ण भी है, ए में अगड़ा हो गया है, ए में अगड़ा है, सवर्ण भी है। पीडीए में वो फॉर्मूला ये कहते हैं, ए में पिछड़ा है, ए में अल्पसंख्यक है, ए में ये है ही नहीं, ए में अखिलेश भी है। अच्छा ठीक है, बेसिकली क्या है, ये अपनी किसी तरीके से राजनीति बन जाए। ठीक है तपोज जी, मैं जितेंद्र जी से जवाब लूं। जितेंद्र जी, मतलब मैं तो समझ में नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अचानक से ये ब्राह्मणों को तवज्जो कैसे मिल रही है। आप लोग कह रहे हैं इतना बढ़िया भौकाल हमने ब्राह्मण समुदाय के लिए सेट किया है कि बीजेपी का मतलब सारा समीकरण धरा का धरा रह जाएगा। अचानक से भौकाल क्यों सेट हो रहा है ब्राह्मण समुदाय के लिए? पहले तो समाजवादी परिवार की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत। ये डिबेट पिछले 15 मिनट से डिबेट चल रही है और मैंने सभी को बिल्कुल धैर्यता पूर्वक, बिल्कुल शालीनता से, बिना रोके टोके सबसे सुना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं अपनी बात रखूंगा तो ये अनुशासनहीनता का परिचय ना देते हुए बीच में रोके टोकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ अक्सर क्या होता है, भाजपा के प्रवक्ता बीच में शुरू हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है और मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि जब मैं अपनी बात रखूं, जैसे मैंने इनको सुना तो ये भी आराम से सुने। अब बोलिए जितेंद्र जी बोलिए। अब आपका प्रमुख सवाल जो है कि भारत जो समाजवादी पार्टी है आज ये ब्राह्मणों का इतना भौकाल क्यों और ऐसा क्यों? तो क्या ब्राह्मणों के ऊपर उनका पेटेंट है क्या भाजपा ने कोई रजिस्ट्री बनामा करा रखा है ब्राह्मणों का? क्या ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के अंग नहीं है? क्या ब्राह्मण देश के नागरिक नहीं है? ये ब्राह्मणों की बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए इन्होंने किया क्या है? हम उस हर अगड़े के साथ हैं जो समानता, एकता और भाईचारे की बात करता है, जो दलितों को, पिछड़ों को एक साथ एक समान बैठाने की बात करता है। जैसे चारपाई के 4 पाए होते हैं, वो सभी समान हैं। और लेकिन अगर कोई स्वघोषित अगड़ा ये कहता है कि नहीं ये तो पिछड़े हैं, इनको हम पीछे रखेंगे, इनको हम साथ में नहीं बैठा लेंगे, तो उनका विरोध हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो ब्राह्मण समाज की आज जिस तरीके से दुर्गति भाजपा ने की है, तो क्या हमें उनकी बात नहीं रखनी? आप बताइए यूजीसी के बारे में भाजपा क्या करना चाहती थी? हाँ, 2-4 उदाहरण दीजिए जरा, क्या दुर्गति हुई है? हाँ, 2-4 उदाहरण हैं ये यूजीसी के द्वारा। और दूसरी बात क्या है,
ये ब्राह्मणों का नाम तो लेते हैं खूब भयंकर तरीके से। होता क्या है, ये देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर आज जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं कभी ना, तो ये हिंदुत्व के सगे हैं ना, ये अगर अगड़ों की बात करते हैं उनके भी सगे नहीं है, ये केवल सगे हैं अपने दो चार साथियों के जो अमीर हैं, जो उद्योगपति हैं। तो यहाँ पूरे देश में लड़ाई, पूरे प्रदेश में लड़ाई अमीर वर्सेस गरीब की है। यूपी में भी अब बिल्कुल यूपी में भी। अब कैसे आप आपको बताते हैं। हाँ। अब आप अभी आप जगली का देखिए मैटर जो आपने देखा होगा, गबन वाला। हाँ। जो ये खुद को कहते थे राम को लाए हैं। हाँ। इनको ये कहना चाहिए हम चोरों को लाए हैं। अब बताइए वहां इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा गबन हुआ, लेकिन ये कल को टारगेट क्या कर देंगे, ब्राह्मणों ने नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं किया, इनके बैठाए हुए चोरों ने किया। अरे उसकी तो जांच चल रही है। नहीं जांच तो वो चल तो रही है, एसआईटी गबन बैठाएगी, पैसा भी एसआईटी बराबर रिपोर्ट देगी ना। एसआईटी कुछ नहीं बैठाएगी, वो तो उसकी लिपा पोते करने के लिए बैठाई गई। आप बताइए कि उसमें अभी तक एफआईआर हुई है? ये प्रदेश में पहला ऐसा मसला होगा कि एसआईटी बैठा दी, एफआईआर ही नहीं है। बताइए तपोष बाजी जवाब दीजिए। ये बताइए उन सभी की जो वहां पर जो ट्रस्ट बना है उसकी नियुक्ति किसने की? तपोष जी जवाब दीजिए। के आंतरिक मामलों में तपोष जी हस्तक्षेप होना चाहिए। तपोष जी बोलेंगे, तपोष जी जवाब दीजिए जरा। तपोष जी से जवाब लीजिएगा, अभी मैं कुछ और बातें रख लूं, तपोष जी से आराम से जवाब हम लीजिएगा। तो विषय पर आ रहे हैं, ब्राह्मणों के विषय पर आइए। नाम का इस्तेमाल राम मंदिर पर चर्चा कर लेंगे सर, राम मंदिर मामले पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों पर हम चर्चा लेता हूँ जी, बाद में कर लेंगे जी। ये लोग चाहे ब्राह्मण की बात हो, चाहे गाय की बात हो, चाहे सनातन की बात हो, ये नाम तो बरतते हैं, नारे तो लगाते हैं, करते किसी के लिए कुछ नहीं, और ये घृणा पैदा करने की बात करते हैं। ये कभी नहीं चाहते, आज इनके पेट में दर्द इसलिए हो रही है कि हम पीडीए की बात करते थे, ब्राह्मणों के साथ ले आए, तो इनको ब्राह्मणों से एलर्जी नहीं, इनको पीडीए नहीं, इनको यह है कि ये साथ क्यों आ गए, समानता। दिक्कत यहां पे है कि बराबर क्यों, कि जिस टेबल पे ये पीडीए को बैठा लेते हैं वहीं पंडित को बैठा दिया, तो बराबर में क्यों ला दिया। ये लोग मनुस्मृति के विचार जो है उसके उपासक हैं। ये देश में उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे। अब मनुस्मृति में क्या गलत है, क्या गलत? समाजवादी पार्टी मनुस्मृति को कोसती है, क्या गलत है मनुस्मृति में, क्या गलत लिखा हुआ है? अब मनुस्मृति में क्या गलत नहीं है, आप ये बताइए। आप बताइए क्या गलत का अधिकार है कि जो है, सुनिए, आप ये बताइए, हम किसी को उसके कर्म के हिसाब से उसको नीच कह सकते हैं क्या? अगर कोई जूता पॉलिश करता है तो क्या वो नीच हो गया? अरे उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से किया गया है जितेंद्र जी, उसमें लिखा कुछ और है, लिखा कुछ और है, इंटरप्रिटेशन अपने आप से कर लेंगे तो गलत थोड़ी हो जाएगा मनुस्मृति। लेकिन आपने कहा जितेंद्र जी कि बीजेपी का पेटेंट थोड़ी है ब्राह्मणों पर, लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि अभी तक जो कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे देश भर में बात कर लीजिए, वो अगड़ा करा है ब्राह्मणों का स्पेशली। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कभी भी ब्राह्मण एक मुश्त नहीं गया है उत्तर प्रदेश में, बहन जी के साथ गया है। अब बहन जी ने नारा भी दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा, दौड़ती जाएगा। ये नारा समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं दी। मैंने कीर्तिमान जी पहले भी कहा कि हम सभी उन ब्राह्मणों को, सभी उन क्षत्रियों को एक साथ लाना चाहते हैं, एक साथ। अगर यहाँ पिछड़ा है, यहाँ दलित है, तो वो भी यहीं पे आए। आपने अपनी सरकार में कितने ब्राह्मणों को दिया जगह? अपनी सरकार में मंत्रिमंडल में अखिलेश यादव ने कितने ब्राह्मणों को जगह दी थी? अभी जो है, अभी अगर कोई ये सोचता है कि हमें ब्राह्मणों को यहाँ लाना है, दलितों को यहाँ लाना है, पिछड़ों को यहाँ लाना है, हमें बराबर, हमारा जो पीडीए है उसमें आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो कहते हैं, लेकिन वो पी फॉर पंडित भी है, ए फॉर अगड़ा भी है, पी फॉर, अब फिर फॉर्मूला चेंज कर दिया नहीं, देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सही है। उसमें क्या है, एक डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि जहां समानता की बात है, जहां एकता की बात है, जहां भाईचारे की बात है, वो हमारा पीडीए। अच्छा ठीक है, अनइंटरप्टेड आपको तपोष पाल जी ने सुना, अब तपोष पाल जी से जवाब ले लेते हैं। तपोष पाल जी मुस्कुरा रहे हैं, तपोष पाल जी बोलिए जरा। देखिए, योगी सरकार की राजनीतिक संकेत बिल्कुल 3 बिंदुओं पे केंद्रित है। एक है कानून व्यवस्था, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, स्वास्थ्य
बीमार मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, रोजगार, युवाओं को अवसर मिला है उत्तर प्रदेश में। हाँ। अब इसका जो पूरा डेटा है ये मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि देखिए जो मेट्रो का विस्तार हुआ है वो अभी कानपुर मेट्रो अरे हुआ है, मेट्रो को आगरा छोड़िए मेट्रो तपोश हुआ पाल है। जी, ये यहाँ मेरे समाजवादी हुआ है, पार्टी आरोप अब लगा रही है। जरूर। तपोश पाल जी, नहीं, वो- मेट्रो को वो छोड़िए जरूर अभी। बात कर रहे हैं। तपोश पाल जी, वही- तपोश वही- पाल जी अभी जितेंद्र सिंह मल्ली जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को आपने आगे नहीं बढ़ने दिया, ब्राह्मणों को आपने अहम जिम्मेदारी नहीं दी, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण देखिए हमारे यहाँ जिम्मेदारी मिलती है और ऐसा नहीं है कि केवल मतलब जाति प्रथा को सामने रख के जो है काम किया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अभी कहा कि बाबा तुम सामने से हटो, पहले मौलाना को आने दो, तो उस तरीके से हमारे यहाँ नहीं होता है। आप अगर किसी जाति विशेष को रखते हुए आप काम करेंगे तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो सारे लोगों का एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। तो हम यहाँ जाति देख के भेद देख के डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। पूछे जितेंद्र जी, पूछे आप आप भी पूछ लीजिए। कर रहे थे ना कि अच्छा जितेंद्र जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जितेंद्र जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जितेंद्र जी पूछ लीजिए जरा। डिसिप्लिन में रहिए ना आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अभी आपने डिसिप्लिन में 2 मिनट का भाषण दिया था, हम ये करेंगे, वो वही डिसिप्लिन आप भूल गए 2 मिनट में। अरे अब वो इनिशियल कमेंट था, पहले उनको अनुसरण करिए, उसके बाद तपोश जी वो इनिशियल कमेंट था, वो इनिशियल कमेंट में हमने कहा कि कोई किसी बीच में नहीं बोलेगा। अब तो सवाल वो पूछ ही सकते हैं, पूछ लेने दीजिए। नहीं, अब जवाब ले लेने दीजिए। डिसिप्लिन पे भाषण दिया। जितेंद्र जी बोलिए, पूछ लीजिए सर। जितेंद्र जी पूछ लीजिए। सवाल पूछिए। जितेंद्र जी पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। एंकर साहब उन्होंने भी बीच में कहा था, मैंने आपको जो है मौका दिया था, अब आप बोल चुके हैं तो आपके जवाब दे रहा हूं मैं। आपको पूछना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, पूछ लीजिए। जितेंद्र जी पूछ सकते हैं। उनका जवाब दीजिएगा। अब मेट्रो का मैंने जिक्र नहीं किया, मेट्रो बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं। सवाल हमने क्या पूछा, या आप सिलेबस रट के आते हैं वही बोलना है, या कुछ पढ़ के आए हैं वही बोलना है? नहीं, हम पूछ रहे हैं ए फॉर एप्पल, आप कह रहे हैं बी फॉर बैट है। नहीं, आप हम कह रहे हैं प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए। अभी आप हम पूछ रहे हैं यूजीसी के बारे में क्या करना चाहते थे? प्रदेश में समानता लाना चाहते थे, एकता बढ़ाना चाहते थे, भाईचारा बढ़ाना चाहते थे। ये मंदिर के अंदर इतना गबन करा दिया, ये चोरी करा दी, इतने कहां से लोग स्थापित भर के ले आए थे? आप फिर मुद्दे से भटक गए, आप फिर मुद्दे से भटक गए। जितेंद्र जी आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं। जितेंद्र मल्ली जी आप भी मुद्दे से भटक गए। हम ब्राह्मणों पर बात कर रहे हैं, आप राम मंदिर पर जा रहे हैं। आज मुद्दा अयोध्या नहीं है, हमने कहा कि आप अयोध्या मुद्दे पर किसी और दिन बात कर लेंगे। ब्राह्मणों पे और उस पे आप ले जाते हैं कुछ और चीज बोल। दोनों लोग भटक रहे हैं। आप डिबेट कर रहे हैं ना, पूरे डिबेट को आप बर्बाद कर दे रहे हैं। अच्छा, यूजीसी का भी नया फॉर्मूला ला दिए क्या आप लोग, जितेंद्र जी? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ। नहीं, यूजीसी क्या था पहले आप समझे हैं? यूजीसी क्या था बताइए आप आपको समझे नहीं यूजीसी का विवाद क्या था, ये बता दीजिए आप हमें। हमें क्या विवाद था आप बताइए। अरे आप बताइए ना, आप लेके आए हैं आपको। अरे भाई मैं कह कैंपस के रहा अंदर हूँ, वो कोई कानून तो था नहीं, वो कैंपस के अंदर में रेगुलेशन, आपने अभी डिसिप्लिन की बात की, रेगुलेशन एक्ट था वो। कैंपस के अंदर कोई भी रेगुलेशन को बनाने के लिए उस तरीके की एक समिति बनेगी, वो उसकी सुनवाई करेंगे। यूजीसी आप पहले पढ़िए, हालांकि गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया है और दोबारा विचार करेंगे। क्या था अच्छा था, फिर क्यों वापस ले लिया? लेकिन वो कोई कानून तो था नहीं जिस तरीके से। क्या अरे अच्छा था ना, फिर क्यों वापस ले लिया? नहीं वो पोलियो जो थी, पोलियो रोग दूर करने की दवाई थी, फिर कहा कि हमने वापस ले लिया, वो पोलियो नहीं दूर करेंगे, बीमारी दूर नहीं करेंगे। अच्छा रुकिए, लाइए सभी को लाइए जरा, सभी को लाइए। मैं पंकज पांडे जी के पास चलूं। पंकज पांडे जी, अच्छा तपोश पाल जी, तपोश जी, जितेंद्र जी, दोनों लोग के पास आऊंगा। वापस लिया क्योंकि उसका विरोध हो रहा था। अच्छा, अब दोनों लोग के पास आऊंगा, दोनों लोग के पास आऊंगा। मैं पंकज पांडे जी के पास चलूं। पंकज पांडे जी, मुझे लग रहा है, पंकज पांडे जी, मुझे लग रहा है कि हम लोग जो रोज, एक मिनट तपोशी रुकिए, तपोशी रुकिए। पंकज पांडे जी, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव हम लोग की डिबेट सुनते हैं। हम लोग कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी ने तो इतना विस्तार किया है, इतना समीकरण बना रही है, मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो उसमें सारे समीकरण को साधा गया है, अब संगठन के विस्तार के लिए सोच रही है। लेकिन हमने सवाल पूछा था कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। अब समाजवादी पार्टी अब
उस ट्रैक पर आ गई है कि ब्राह्मणों से शुरू करो, जो किंग मेकर है उसको साथ लो, अपने संगठन को मजबूत करो। हारेगी इस बार। क्यों पंकज पांडे जी? ये देखिए, निश्चित रूप से मैंने जो मैं बात कह रहा था उसी को कंटिन्यू करूंगा आगे। तो बंगाल और बिहार चुनाव के जो परिणाम रहे, हाँ। उसको देखने के बाद निश्चित रूप से सभी को अपनी राजनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा है, और जो चीजें उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं रहे हैं उनको भी वो टच कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि अभी मल्ली जी राम मंदिर की बात कर रहे थे बार बार, तो सारे सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रही है। अब उस भूमिका की मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि डिबेट उस पर नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी आज तो आप यही बता दीजिए पंकज पांडे जी, आप राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं इस वक्त, जातीय समीकरण क्या कह रहा है, ब्राह्मण किससे नाराज है? ये तो सिंपल प्रश्न है, ये तो बहुत साधारण प्रश्न है, जितना है उतना दिखता भी नहीं है, ये भी बात सच है, क्लिष्ट है बहुत। देखिए, ब्राह्मण नाराज है अथवा नहीं है, ये तो प्रश्न, ये चीजें सामने नहीं है। हाँ। एक बड़ा वर्ग होता है, उसमें से कुछ लोग मुखर होते हैं, कुछ लोग अपनी बात कहते हैं, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कहते हैं। तो एक आकलन ये करना कि ब्राह्मण नाराज है अथवा नहीं है, इसको कहना संभव नहीं होता है। लेकिन ब्राह्मण के अंदर नाराजगी भरी जाए, इसका प्रयास लंबे समय से चल रहा है। लंबे समय से, बंगाल चुनाव के बाद तो और तेजी से चल रहा है। अभी बटुकों को लेकर के हुआ, अभी बटुकों को लेकर के चर्चाएं हो ही रही हैं। अभी मुक्तेश्वर आनंद अलग कह रहे हैं, उस एकदम सीधे अखिलेश यादव के इनडायरेक्टली वो सपोर्ट में है, डायरेक्टली तो सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये भी तो मसला सीधे ब्राह्मण मुद्दों को साधने के लिए किया जा रहा है। बटुकों को कहा जा रहा है कि महाराज द्वारा चुटिया खींची जा रही है, ये सब बीजेपी करवा रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है। ये मैं उसी पर आ रहा था जी। देखिए, एक घटना का मैंने जिक्र किया था ओपनिंग रिमार्क में जी। तो उस घटना तक तो समाजवादी पार्टी अपने ट्रैक पे चल रही, हाँ। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को अपना ट्रैक बदलना पड़ा, क्योंकि 2012 में मायावती जी को सोशल इंजीनियरिंग करके जो ब्राह्मणों का एक रुझान एक बड़ी मात्रा में बहुजन समाज पार्टी की तरफ हुआ, हाँ। और बहन जी की पूर्ण बहुमत की जबरदस्त सरकार आई, पूरे 5 साल चली। हाँ। तो वो सब देखते हुए उनको अपना ट्रैक बदलना पड़ा है। आ रहा हूं जितेंद्र जी, चुनावों के बाद से। लेकिन प्रश्न बहुत से हैं, बहुत से अनतिरिक्त प्रश्न हैं। जब आप ब्राह्मण समाज को अपने साथ लाने की बात करते हैं, हाँ। तो एक प्रश्न यहाँ पर भी आता है कि आप राजकुमार भाटी का क्या करेंगे? क्या ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण समाज आपके साथ आ जाए तो राजकुमार भाटी की बात सही हो जाए, तो वो लोगों की सुना? आपने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की? ब्राह्मण ये भी तो देखता है, ब्राह्मण नीरज मिश्रा की भी तो बात करता है, जो कि तपोष पाल जी ने वही प्रश्न उठाया, बिल्कुल, कि कन्नौज का वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता उसके साथ हुआ, उस पर जो आरोप लगे उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो चीजें तो है ही समाज में, सामने दिखी रही है। और निश्चित रूप से आप जिस तरह से आपने उस घटना में किया जिसमें कि एक कथावाचक थे जो कि यादव समाज से आते थे, हाँ। और उनके यजमान जो थे वो ब्राह्मण समाज से आते थे, उसको आपने जातीय रूप देने का प्रयास किया। आपने बिना घटना को जाने समझे आपने तुरंत उनको बुला के उनका अभिनंदन कर दिया, जैसे कि आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया हो कि ये सही है और दूसरा पक्ष गलत है, जबकि मामले में FIR दर्ज हो गई थी। और आपको इतना तो वेट कर लेना चाहिए था कि पुलिस का एक प्राइमरी वर्डिक्ट तो आ जाए, उसके पहले। ओके, ऑलराइट सर। जितेंद्र मल्ली जी कुछ कह रहे हैं, जितेंद्र मल्ली जी बताइए, बोलिए। अब देखिए, हालांकि मैं बिंदुओं पे आज बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक जो है पंकज पांडे जी, इन्होंने आज एक बात कही है, तो थोड़ा सा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। वो एक राम भद्राचार्य जी हैं, वो मोदी जी को अपना मित्र बताते हैं। वो कहते हैं मेरे 2 मित्र हैं, एक श्री कृष्ण भगवान है और एक मोदी जी हैं। उन्होंने कुछ नीच ब्राह्मणों की वो बताए थे कुछ कमेंट्स करके कि ये ब्राह्मणों में नीच जातियां हैं, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने शायद कुछ उपाध्याय, पाठक, दीक्षित वगैरह, उसके बारे में याद है कुछ या भूल गए हैं वो? उसके बारे में भाजपा कुछ बात क्रोनोलॉजी बताया था या नहीं चाहेगी? मल्ली जी अगर अनुमति हो तो मैं बोलूं? बोलिए ना सर, बोलिए। पंकज पांडे जी जवाब। अरे साहब बिल्कुल, देखिए राम जी का जिक्र किया तो कम से कम भद्राचार्य के बारे में बोल देते हैं। अब आप परमिट करते हैं, बोलते हैं, स्टेटों से बोलते हैं कि परमिट कर दें। मल्ली जी आप परमिट कर दें तो मैं बोल दूं थोड़ा सा। कैसी बात कर रहे हैं आप? वरिष्ठ हैं पंकज पांडे जी, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर। देखिए, जहां तक राम भद्राचार्य जी की बात है
तो संभवतः आपको पता होगा कि वो स्वयं भी ब्राह्मण है, यद्यपि संत की कोई जाति नहीं होती। वो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, हाँ, चाहे वो जी, अविवेकानंद जी हो, जी। चाहे रामभद्राचार्य जी हो, लेकिन निश्चित रूप से वो संतत्व ग्रहण करने के पहले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, तो ब्राह्मण उनको कहा मतलब जाता है। वो किसी को नीच कह सकते हैं, अगर अरे किसी को मेरी नीच बात- कह सकते हैं, मेरी- किसी को जाति भैया। नीच कह सकते हैं। मल्ली जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए, आप पूरी हो बोलिए, जाने ठीक बोलिए। जितेंद्र, इसीलिए मैंने आपसे परमिशन ले लिया था। अरे नहीं नहीं तो हो नहीं। सकता हूँ ना। बोलिए पंकज जी बोलिए। अब रामभद्राचार्य जी अगर ये कहते हैं कि मोदी जी मेरे मित्र हैं, तो निश्चित रूप से उनको ऐसा लगता होगा मोदी जी उनके मित्र होंगे, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, अगर वो ये बताते हैं कि ब्राह्मणों की जो कुछ जातियां होती हैं वो अधम होती हैं, नीच होती हैं, तो शास्त्रों के आधार पर उन्होंने ये बात कही होगी, कहीं से कुछ उनको मिला होगा। यद्यपि मैंने उनका ये लेकिन मोरली ये सही नहीं है पंकज पांडे जी, मोरली ये सही नहीं। किसी को अब यही बोलना चाहूंगा, अब एक मिनट, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप मुझको यहाँ पर इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि ये डिबेट आपकी नहीं, आपने प्रश्न कर दिया, उत्तर पूरा आ जाने दीजिए। उत्तर अच्छा आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, उत्तर आ जाने दीजिए जितेंद्र जी, नहीं, यहाँ पर आप नहीं आ जाने दीजिए, उत्तर आ जाने दीजिए, पूरा आ जाने दीजिए, उत्तर आ जाने दीजिए। जब पूरा उत्तर आ जाएगा उसके बाद खुला बोलिए पंकज पांडे जी बोलिए, उत्तर आ जाने दीजिए, उसके बाद दोनों लोग कमेंट करेंगे, बोलिए। तो जहां तक रामभद्रा, फिर मैं आपको मुझको दोहराना पड़ेगा कि पहली बात तो ये है कि मोदी जी को अपना मित्र मानते हैं, तो हो सकते हैं उनके मित्र हो, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, उनकी अपनी सोच है। दूसरी बात, उन्होंने कुछ जातियों के संबंध में अगर कुछ कहा है तो मैंने उस वक्तव्य को सुना नहीं, लेकिन कहा जरूर होगा, इसलिए आप चर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो ये भी उन्होंने शास्त्रों के आधार पर या अपनी सोच के आधार पर जैसे भी कहा, इसका उत्तर तो बेहतर वही देंगे। अब जहां तक बात ये आती है कि रामभद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों के बारे में कहा, कि जहां तक मैंने कहीं तो थोड़ा सा देखा था, तो ये था कि ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि शिक्षा के बदले में धन ले लेती हैं, लोगों को शिक्षित करने के बदले में धन लेने का, ऐसा मैंने कहीं देखा था। हाँ। इस संदर्भ में संभवतः उन्होंने कहा होगा, जो दक्षिणा का कॉन्सेप्ट है, नहीं, मैं जो दक्षिणा का दक्षिणा वाला कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि रामभद्राचार्य जी न तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और न वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, और न ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। वो संत हैं, वो संत कुछ भी कह सकते हैं समाज के। नहीं ऐसे तो अभिमुक्तेश्वरा, ऐसे तो शंकराचार्य, समाज ऐसे तो अभी मुक्तेश्वरानंद पर भी आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जितेंद्र सिंह मल्ली जी जवाब दे दीजिए, जितेंद्र जी जवाब दीजिए जितेंद्र जी। पंकज बांडवी, आपने रामभद्राचार्य जी का तो बयान कह रहे हैं, आपने सुना नहीं, कहीं हल्का सा देखा। राजकुमार भाटी जी ने जो लाइन बोली, क्या उन्होंने खुद रचयिता उसके वो हैं? जो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ समाज में इस तरीके की पंक्तियां कई समाजों के लिए व्याप्त हैं, वो आपको याद नहीं है कि वो उनको खुद रचयिता? अरे बहुत अशोभनीय, राजकुमार भाटी की बात ही मत करिए, अशोभनीय टिप्पणी की थी उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर, बहुत अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। सुनिए, टिप्पणी नहीं, बात सुनिए, अब इसका जवाब सुन लीजिए। जब कम से कम आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब सुनिए। अभी अगर मैं कहूं कि 2 करोड़ रुपए अयोध्या की चोरी से बरामद हुए, फिर अयोध्या लेकर आया, फिर अयोध्या लेकर आया, बयान नहीं है, अयोध्या मत लेकर आइए, अयोध्या मत लेकर, ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है। पंकज पांडे जी एक कमेंट दीजिए। समझिए, हाँ। अरे अयोध्या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर लखनऊ से 5 करोड़ रुपए चोरी हुए, हाँ। अगर मैं कहूँ लखनऊ से 5 करोड़ रुपए चोरी हुए, अयोध्या छोड़ दीजिए, हाँ। तो क्या ये मेरा निजी विचार है या मैंने कहीं से पढ़ा और उसको व्याख्यान कर दिया? राजकुमार भाटी जी का बयान गलत था, लेकिन आप उनकी, अरे क्या गजब बात करते हैं, क्या गजब बात कर रहे हैं आप। आपको कोई स्क्रिप्ट लिखकर, एक मिनट पंकज पांडे जी, गजब लॉजिक दे रहे हैं आप जितेंद्र जी। आपको कोई स्क्रिप्ट लिख कर दे, आप पढ़ें, लोग आपको भला बुरा कहेंगे कि स्क्रिप्ट लिखने वाले को। वही मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, पंकज जी पांडे जी ने भी नहीं, कौन जानेगा? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। पंकज रामभद्राचार्य जी न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, न वो राजकुमार भाटी जी ने तो धर्माचार्य है। अरे भाई, धर्माचार्य तो कुछ भी बोल देंगे, धर्माचार्य तो कुछ भी बोल देंगे।
अच्छा, एक मेरा प्रश्न उत्तर दे दीजिए मुझे। पंकज पांडे बोलिए, पंकज पांडे जी एक मेरा प्रश्न आप बोलिए, उत्तर बोलिए, दीजिए। बोलिए। राजकुमार भाटी ने बोल दिया, शास्त्रों में बताया अरे गया है। आप बोलने नहीं देते हैं भैया। अच्छा, आप सुन तो लीजिए, जितेंद्र जी सुन लीजिए, पंकज पांडे मल्लिक जी। बोलिए, पंकज पांडे जी बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न कर देता हूँ। हाँ हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी से, मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। राजकुमार भाटी को डिफेंड कर रहे हैं हाँ। कि उन्होंने एक जनश्रुति के आधार पर एक मुहावरा, एक लोकोक्ति का वर्णन कर दिया। कर रहे थे, मैंने कहा फिर तो उस ग्राउंड पे हम उनको डिफेंड कर सकते हैं। आपने कहा नहीं, उन्होंने कब डिफेंड किया? बयान नहीं है। पंकज पांडे ने कब डिफेंड किया? ये गजब कर रहे हैं। पंकज पांडे ने कब डिफेंड किया? पंकज पांडे जी ने तो कभी डिफेंड ही नहीं किया भाटी जी। आप लाइव डिबेट सुनिए, लाइव डिबेट में इन्होंने कहा है, सुन लीजिएगा। पंकज पांडे जी डिफेंड कर रहे हैं क्या? करना पड़ेगा। पंकज पांडे जी डिफेंड कर रहे हैं क्या? लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया अनुशासन पे और बीच में न बोलने पर, लेकिन धैर्य की कमी आपकी। मैं आपसे क्लियर कर लूं, पंकज पांडे जी, आपसे मैं क्लियर कर लूं। पंकज पांडे जी एक मिनट, पंकज पांडे जी रुकिए, पंकज पांडे जी रुकिए, आपसे मैं क्लियर कर लूं। आपने भाटी जी को डिफेंड किया है क्या? मैं क्यों भाटी जी को डिफेंड करूंगा? वो कह रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं आप। क्यों डिफेंड करूंगा? राजकुमार भाटी को डिफेंड आप कर रहे हैं। और राम भद्राचार्य जी के बारे में मैंने जो भी कहा, फैक्ट एंड फिगर की बात किया। मैंने कहा कि वो भाजपा और सपा के प्रवक्ता नहीं है, नहीं वोट मांगने जाते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो तपोस जी से कहता आपने क्या कार्रवाई किया। मैं तुरंत कहता हूं उनसे, तपोस पाल जी के भाई, अब उनसे प्रश्न बनता था कि क्या कार्रवाई की आपने उनके अगेंस्ट। जितेंद्र जी बोलिए, जवाब दीजिए। कीर्तिमान जी, मैंने जब बात की कि मोदी जी के मित्र, अब आप कह रहे हैं वो संत हैं, और आपने उनको डिफेंड इस ग्राउंड पे किया कि उनका वो निजी विचार नहीं था, शास्त्रों के आधार पे उन्होंने कुछ भी बोल दिया। अब यहाँ पर बात लॉजिकल ये है, कीर्तिमान जी सुन, बात पूरी करने दीजिए। बोलिए कि अगर कहीं कुछ भी गलत लिखा है तो क्या हम उसको बोल देंगे? अगर वो बोल देना सही है तो फिर हम राजकुमार भाटी जी वाला यही पॉइंट है। अरे मल्ली जी, यही पॉइंट है। अब अगर आप 1 मिनट धैर्य रखिए तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। करिए, फिर आप 1 मिनट लीजिए, करिए पंकज पांडे जी। अगर वो सही है तो वो भी सही है। राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज के प्रति इतनी आपत्तिजनक बात कही, इसके लिए कोई क्षमा बनती नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि चलिए आप डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने एक लोकोक्ति सुना दिया, एक मुहावरा सुना दिया कि गांव देहात में लोग ऐसा कहते हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूं। कौन सी ऐसी जाति है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसके संबंध में गांव देहातों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में हद्दी भद्दी लोकोक्तियां और मुहावरे नहीं है? तो क्या मैं उनको जाके माइक लेके समाज में सुना दूंगा या उनको मैं टीवी डिबेट में कर दूंगा? अब आप सुनिए, अब सुन लीजिए जितेंद्र जी, सुनिए। और जो मेरा नियोक्ता है उसको मेरे अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा प्रश्न एक, समाजवादी पार्टी आ रहा हूं। तरह के अभद्र वक्तव्य के लिए राजकुमार भाटी के अगेंस्ट क्या कार्रवाई किया, इसका उत्तर बताइए। बिल्कुल, अभी भी वो टीवी पे हैं, अभी भी वो जितेंद्र मल्ली जी अभी भी वो टीवी पे आते हैं, प्राइम टाइम में आते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं। क्या कार्रवाई की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से? कैसे आप लोग ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? मुझे लगता है भाजपा को उनके सवालों का से उनके जवाब नहीं आते तो क्या उन्हें पार्टी से विदाई कर दे। अब सुन लीजिए जवाब, जो सवाल है उसका जवाब सुनिए धैर्यतापूर्वक। हाँ, उन्होंने पहली बात तो देखिए, जो आपने बात कही उसको उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा कि समाज में तमाम धर्मों, तमाम जातियों, तमाम ग्रुपों के लिए अलग अलग तरीके से लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, लेकिन सभ्य समाज में कहीं हम लोग उनका उपयोग नहीं कर सकते और वो गलत है। और इसके लिए, गलत के लिए क्या सजा होनी चाहिए? या तो वो अपनी, वो तो आप तय करेंगे ना। माफी मांगता हूं। राजकुमार भाटी तो आपके पार्टी के हैं ना, आप तय करेंगे ना कि राजकुमार भाटी पर क्या एक्शन लेना है। आपने क्या एक्शन लिया? तो लीजिए, हमने तो तय किया, पार्टी ने से पूछा, उन्होंने कहा कि साहब अब पूछने से हो जाएगा क्या? बस पूछने भर से कार्रवाई खत्म। माफ करेगा नहीं, ब्राह्मण समाज माफ करेगा या नहीं 2027 तय करेगा, लेकिन सपा ने माफ कर दिया। माफी तय करेगा, लेकिन उन्होंने माफी तो मांग ली। नहीं, माफी मांगने से तो कुछ, आपने कार्रवाई की क्या? आपने कार्रवाई की क्या? आपने क्या कार्रवाई की ये बताइए। राजकुमार भाटी जैसे नेताओं को आपने क्या कार्रवाई की? जो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि समाज में क्या इसका असर होगा, किसी के दिल पर क्या असर इसका होगा, सामाजिक, सांप्रदायिक और सौहार्द कैसे बिगड़ेगा, ये भी ध्यान नहीं रखते हैं राजकुमार भाटी जैसे लोग, और टीवी पर आकर के ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने क्या कार्रवाई कह रहे हैं? पूछताछ हुई है, पूछताछ होने से क्या कार्रवाई हो गई जितेंद्र जी?
कुछ कार्रवाई कीजिए, अब बता तो ठोस कार्रवाई कीजिए, वो दिखे। जवाब सुनिए जी, पहली बात तो अगर आपका ये लघु उत्तरी है तो मैं बताइए ऐसे जवाब टिक मार दूं, या अगर आपने दीर्घ उत्तरी सवाल है तो मैं आराम से जवाब दे दूं। आप दीजिए सवाल दीजिए दीर्घ उत्तरी है। बीजेपी तपोश पाल जी तो तभी से चुप हैं, आप बोलिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई गलती करता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, उसकी मंशा, उसकी नीयत, उसकी नीति। अब यहां पर हमें यह सुनिश्चित करना था कि वो क्या चाहते थे इस शब्दों के द्वारा। हाँ। तो उनसे पार्टी ने उनका रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। हाँ। सवाल पूरा जवाब सुनिएगा, बोलिए। और उसके बाद उन्होंने अपना रुख किया कि मुझसे जाने में ये गलती हुई और मैं इसकी माफी मांग रहा हूं। बात नहीं है, और मुझसे गलती हुई और सर्व समाज मुझे माफ कर दे, ये हो गई एक बात। हाँ। अब दूसरा, अब एक बताइए, एक आम मनुष्य जो है, एक आम मनुष्य और एक संत में क्या फर्क होता है? संत तो महान होता है, उसके पास ज्ञान ज्यादा होता है, मनुष्य तो अब संत पर आएंगे तो अभी मुक्तेश्वर आनंद पर पूछेंगे सवाल। नहीं, लेकिन एक संत जिसको जो सघोषित संत हो, जिसको जो हमसे महान हो, क्या वो ऐसी गलती कर सकता है सार्वजनिक मंच में किसी समाज को, ब्राह्मणों को नीचा कहते हैं जो मोदी का परम पवित्र हो? ये क्या है? ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं? एक महान संत और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी, ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं क्या? पंकज पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं, ले लें जवाब। यही शासन भाजपा का ये बुटकों की चुटिया को खींचता है। सभी ने क्लिप देखी वो वीडियो। मल्ली जी की परमिशन मिले तो मैं बोलूं कुछ। उसके बाद किसी पर आप क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से तो परमिशन लेनी पड़ती है बोलने के लिए, और डिसिप्लिन में भी नहीं रहते। संसद में भी। अच्छा, पंकज पांडे जी जवाब दीजिए, पंकज पांडे जी जवाब दीजिए, दूसरों के लिए रहती है। पंकज पांडे जी जवाब दीजिए जल्दी से। डिसिप्लिन दूसरों के लिए रहती है, अपने लिए सब कुछ मेरा अनडिसिप्लिन होकर घूमते। मेरा देखिए, रामभद्राचार्य जी के विषय में मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। राजकुमार भाटी जी के संबंध में मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ जी कि राजकुमार भाटी जी सपा के एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता चाहे टीवी डिबेट में कुछ बोले, चाहे माइक पकड़ के कैमरे के सामने कुछ बोले, वो समाजवादी पार्टी का ही टेक माना जाना चाहिए। अब उस पर कार्रवाई हुई कि उन्होंने माफी मांग ली और सपा ने माफ कर दिया। तो बस ठीक है भाई, वो इतना पर्याप्त है कि आप किसी को भी गाली दे दीजिए। अभी मैं कोई मुहावरा सुना देता हूँ किसी के बारे में और 1 घंटे बाद मैं एक वीडियो जारी कर देता हूँ, उसको माफी मिल जानी चाहिए, सब लोग मुझे माफ कर देंगे। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। जितेंद्र जी मल्ली जी, आप भी जानते होंगे जितेंद्र जी, एक बार अगर जुबान से कोई शब्द निकल गई, जुबान से अगर कोई शब्द निकल गई, उसके बाद आप कहें कि हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, बस भैया डेकोरम पूरा, इससे शब्द वापस थोड़ी हो जाएंगे। तो क्या होना चाहिए? और दूसरी बात, और जितेंद्र जी एक सवाल मैं और करूंगा। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के पास तो कभी ब्राह्मण नहीं जाएगा तो वो उसके पास विकल्प है, अगर जाना भी होगा बहन जी के पास जाएगा या तो कांग्रेस के पास जाएगा। अब ये बताइए कि कांग्रेस से तो आप साठगांठ में हैं, कांग्रेस कह रहे हैं कि अलायंस में है, कांग्रेस को कितनी सीट देंगे आप लोग और कहां कहां कांग्रेस पार्टी को उतारेंगे? सुन लीजिए, हाँ। जवाब सुन लीजिएगा। जी। पहली बात तो ये है कि जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है बहन जी के पास जाएगा या कहीं भी जाएगा, ये तो ये भी कह सकते हैं कि वो इनकी जो बीप टीम है वो ओवैसी उसके साथ भी जाएगा, इनके उसको तो आप बात छोड़ दीजिए। कौन बी टीम है? कहाँ जाए, क्या कह जाएगा, कौन बी टीम है? ठीक है। अरे वो ओवैसी जी जिनको भी ये लॉन्च करेंगे, ओवैसी क्या है, वो ऐसे कुछ है हैदराबाद साइड के। हाँ, ओवैसी जी को ला दिया। जहां मुस्लिमवादी पहुंच जाते, देखिए कभी वो जम्मू कश्मीर। अरे वो ओवैसी जी तो आपके एमओआई समीकरण में फिट बैठते हैं, यहाँ पर कहाँ लेकर आ गए? ब्राह्मणों की बात हो रही है, एमओआई समीकरण में ओवैसी जी फिट होते हैं। अभी इसी चैनल पे कुछ दिन बाद डिबेट होगी, आप ही हमसे सवाल पूछेंगे कि ये क्या है, ये मुस्लिमों के नेता है या नहीं है। अभी नहीं, लेकिन समाज आज तो हम चर्चा कर रहे हैं ब्राह्मणों पर। तपोश पाल जी कुछ कह रहे हैं, तपोश जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, आप बहुत देर से तपोश जी सुन रहे थे। अच्छा रुके जितेंद्र जी रुके, अब तपोश पाल जी बहुत देर से सुन रहे थे। तपोश जिस तरीके के काम कर रहे हैं, हाँ। और जिस तरीके से मुस्लिम वोटों पे अपना दावा कर रहे हैं, हाँ। देखिए मुस्लिम ठगे गए हैं समाजवादियों से, ये मुस्लिमों कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रोष है और इस बार मुस्लिम कम्युनिटी इनको वोट देगी नहीं। अब ब्राह्मण किससे ठगा गया की पूरी कोशिश करेगी, समाजवादी पार्टियों की मैं बात बता रहा हूँ। एआईएमआईएम को भर के वोट देगी। हाँ। इस बार सपा के सामने बहुत, ये सत्ता तो दूर की चीज है, आप विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे, इतनी दुर्गति होने वाली है। और हमारा आंकड़ा आराम से 325 का पार करेगा, आप देखिएगा। क्योंकि एक तो आपका जो फॉर्मूला पीडीए, उसका कोई डेफिनेशन ही आज तक नहीं बना है।
उधर AIMIM ने साफ बोल दिया कि हमारा PDM है, हमारा मुस्लिम है, PDM, हमसे कोई हाँ। मतलब नहीं है, हाँ। हमारा M है। हाँ। तो उनका फॉर्मूला तैयार हो गया। आप अभी तक फॉर्मूले का डिफिनेशन है, आप P से पंडित बोल रहे हैं, P से वो बोल रहे हैं, उसके बाद A से अखिलेश बोल दे रहे हैं। तो देखिए अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज है, उनके प्रवक्ता कंफ्यूज है, उनको यही नहीं मालूम है स्टैंड क्या रखना है। हाँ। नेता इनके बिल्कुल से गए गुजरे हैं। मतलब कोई नेता यूपी में अगर आप अखिलेश यादव का नाम लेके किसी से पूछ लीजिए नेता है क्या, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो नेतागिरी वाला कोई काम ही नहीं किया अभी तक, वो हाशिए पे रहे हैं। और एक उन्होंने जाके एक काम कर लिया है कि अपनी पार्टी गिरवी रख दिया है कांग्रेस के पास। अब 100 सीटें वो कांग्रेस के पास, देखिए पिछली बार 107 सीटों में से 7 सीटें जीती थी कांग्रेस, इस बार जो है और बुरी स्थिति होगी। कांग्रेस के पास समाजवादी पार्टी गिरवी है। हमारे स्टार प्रवक्ता है, वो स्टार प्रचारक है हमारे तपोश जी। वो वेस्ट बंगाल में एक केवल इस बार सभा की है, हमारा 200 पार हो गया। तपोश जी, और उन्होंने पदयात्रा किया था बिहार में, हमारा 200 पार हो गया। आप तो यहाँ 100 सीटें दे रहे हैं, तो सोचिए 300 आंकड़ा आराम से पार होगा। अच्छा आप कह रहे हैं तपोश जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास गिरवी है समाजवादी पार्टी, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने गिरवी रख दिया है। अच्छा, कैसे? अरे 100 सीटें दे रहेंगे भाई, किस लिए दे रही है आप ये बताइए ना। आप बताइए। तो मानसिक इधर जितेंद्र सिंह मल्ली जी, इधर आप कांग्रेस को 100 सीटें दे रहे हैं। हाँ। और कांग्रेस का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हर एक जगह पे कांग्रेस जो है लूज की है। हाँ। और जहां जहां राहुल गांधी खुद प्रचार किए वहां पे भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा, फिर भी आप उनके साथ जाके कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इधर जितेंद्र सिंह मल्ली जी कह रहे हैं हम 3 सीटों पर, हम 300 सीट से अधिक सीट जीत कर आएंगे। आप कह रहे हैं कि 100 सीट अकेले कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है। जितेंद्र जी, जितने सीट ये जीतने का दावा करें उतने में सपा लड़ भी नहीं रही है, तो ये जीतेंगे कैसे, हमको ये नहीं समझ में। बताइए जितेंद्र मल्ली जी। जितेंद्र जी बोलिए। अब समझा ले थोड़ी देर हम भी, बोलिए। ठीक है। यस। पहली बात तो ये कहा आपने, अभी जैसे ही मुंह से हमारे ओवैसी का नाम निकला, इनके चेहरे पे एकदम लालिमा आ गई कि हमारी बी टीम का जिक्र हो गया। तुरंत उनके लिए पिच तैयार करने लग गए। बोले मुस्लिम तो आपसे नाराज है, ये नहीं बोले कि थोड़ा हमें मिलेगा, मायावती ना, वो सब ओवैसी में जाएगा, सब धक्का लगा के ओवैसी में धकेल देंगे। इतने मतलब अब कम से कम चैनल पे तो छुपा लीजिए कि बी टीम है, यही सार्वजनिक हो जाते हो यार, यही बोलने लग जाते हो कि हाँ मुस्लिम सब कहा जाएगा। हमारे बी टीम की क्या आवश्यकता है हमें, हम तो आपको पहले भी हराए हैं, हम आप हारे नहीं है क्या? आप कौन सा मुंह लेके बैठे, हाल का मुंह लेके बैठे हैं ना? घमंड जो है, नहीं घमंड, ये देखिए अब कह रहे हरा दिए तो कह रहे घमंड है, और जीत नहीं पाए तो आपको लगता नहीं कमजोरी आपके अंदर है, आप अपनी कमजोरी दूसरे को घमंड बता के कवर अप कर लेंगे भाई। क्या सुने भाई, आप हमेशा हारते रहे, आप लोकसभा में 2-3 बार हार चुके, आप विधानसभा में हार चुके, आप हर एक जगह हार चुके हैं। आपके नेता विधानसभा छोड़ के, अखिलेश यादव विधानसभा छोड़ के लोकसभा भागे हैं। शरणम गच्छामि, आप तो फ्रंट की शरण में जाके जीवित हो। भगोड़े नेता को आप और आप एक बात बताइए, परिवार के लिए उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान किया, उन्होंने किस तरीके से मंच पद से मुलायम सिंह यादव को निकाल दिया, मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष पद से निकाल दिया। आज भी जनता रोष में है। जो भी कुटुंब प्रबोधन को जानता है, जो भी परिवार को समझता है, वो कभी अखिलेश यादव को माफ नहीं करेगा। और मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था कि तुम आज के बाद से जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। ये मुलायम सिंह यादव की बात है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो नेता नहीं है, वो दुत्कारा हुआ अपने पिताजी का। ठीक है, बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। सुन लीजिए जितेंद्र जी, बोलिए। अगर ये किसी को दुत्कारा हुआ बता रहे हैं तो मैं भी बता दूं, आप जिनके चुनाव में लड़ रहे हो वो ढोंगी जी हैं, ठीक है? और ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ढोंग जितना चलना था चल गया। मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा खाएगा, 15 लाख आएगा, काला धन आएगा, काला धन गोरा कर दिया, मंदिरों से चोरियां शुरू कर दी। जितेंद्र जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, जितेंद्र जी, चूंकि समय हमारे पास कम है, चोरियां नहीं होती थी क्या? पूरे प्रदेश में एक भी चोरी नहीं हुई है जिस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, बताइए। अखिलेश यादव में मुख्यमंत्री थे, एक भी चोरियां नहीं हुई, आप बताइए। मंदिरों में चोरियां, मंदिरों में डकैतियां, मंदिरों में चोरियां नहीं हुई है। आप कहते थे हिंदू खतरे में है, आज तो आपने मंदिरों को खतरे में डाल दिया। मुखिया उठा ले गए, मंदिर तोड़ दिया गया, आपने गोलियां चला देने के बाद आज मंदिर भी खतरे में पहुंच गए। समाजवादी लूटे हुए नहीं है, लोग कोई नाम रख करके लोग
गोबर के अंदर धन छुपा रहे हैं। ये आप काम कर रहे हो। हिंदुत्व का नारा लेके आए थे, कम से कम उसी की लाज लग रहे थे। गाय आपकी रोडों पे मर रही है, पानी को तरस रही है, जिसको माँ कहते हो उसको राष्ट्रपति की बात आई तो साफ सूंघ गया। जिसकी बात करते थे कम से कम उसी के लिए कुछ, अरे गाय की सेवा कर ली होती, टूटे पड़े हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। आपका संगत किधर है? दिनचर्या में शामिल करिए, पंजाब में बाल्टी पानी उठा के कम से कम गाय माता करिए कि माँ जी खुश होंगी। कम से कम गाय माता के लिए कुछ करिए। रोडों पे तड़प रही है, चले आए हैं आप, रोडों पे तड़प रही है, कहीं कट रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है। आप गौ माता की बात करते थे, सनातन की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया, सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया। दूसरी बात जो स्वास्थ्य चिकित्सा और ये कह रहा चोरी, ये सब समाजवादी की देन है। 100 नंबर के कारण जो सुधार हो गया उसका गुणगान करके 5 साल सत्ता चला लिया आपने। उसके बाद 108 बनी बनाई मिल गई। अरे 5 नहीं 10, अरे 5 नहीं 10, 5 साल नहीं 10 साल। जितेंद्र सिंह मल्ली जी, अच्छा हमारे पास समय कमी है, जितेंद्र सिंह मल्ली जी समय कमी है, दोनों लोगों को रोकूंगा। 5 नहीं 10 साल सरकार चला ली है उन्होंने। योगी आदित्यनाथ ने 10 साल, 9वां साल है, 10 साल सरकार चला ली उन्होंने। और अभी भी अब कह रही है कि राम मंदिर हमने बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मिर्जापुर कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर हम बना रहे हैं। अब ये ब्राह्मणों से परे है, ये मुद्दे ब्राह्मणों से परे तो नहीं है। जितेंद्र सिंह मल्ली जी, तपोषपाल जी और हमारे साथ पंकज पांडे जी जुड़े हुए थे। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया करूंगा मैं। अब समय माफी के साथ समय कमी है हमारे पास। और देखिए इस वक्त जो गेम खेला जा रहा है अब वो अब शिफ्ट होते जा रहा है जो जाति समीकरण है उस पर, और उसमें भी सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण है। 13% उत्तर प्रदेश में, इसलिए किंग मेकर है ब्राह्मण, और इसी पर सबकी नजरें हैं। अब ब्राह्मण किसके साथ जाएगा ये उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को बहुत ठीक से पता है। वो दशा और दिशा बहुत